नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश द्विवेदी आप सभी दर्शकों का A1 टीवी की लोकप्रिय और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ उपलब्ध हैं डॉक्टर उषा शेखावत, जो कि सभी मरीजों में बहुत लोकप्रिय हैं। और आप पहले SMS मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत जनाना हॉस्पिटल में सीनियर प्रोफेसर रहे हैं और वर्तमान में महात्मा गांधी चिकित्सालय सीतापुरा में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे जो दर्शक हैं उनकी समस्याएं, उनके बारे में आप बताएंगे तो बहुत जानकारी उनकी अच्छी होगी। और सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा, हमारे किशोर अवस्था की जो युवतियां हैं उनको क्या क्या समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं के लिए उनको उनके अध्यापिकाओं को या उनके माताओं को किस तरह से अपन को सेंसिटाइज करना चाहिए, किस तरीके से उनको बताना चाहिए कि उनको समस्याएं कम आएँ। नमस्कार। और ये आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि जो लड़कियों को माहवारी शुरू होती है जिसे हम मिनार्की कहते हैं, वो 9 से लेके और 16 साल की उम्र तक होती है। लेकिन उनको ये सावधानी रखनी चाहिए, उनकी स्पेशली उनकी मदर्स को, माताओं को, कि उनका टाइम से स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि अगर वो मिनार्की भी डिलेड है तो वो भी एक समस्या का कारण हो सकती है। और दूसरी बात होती है कि इन दिनों में उसको माहवारी अनियंत्रित होती है, किसी को जल्दी जल्दी आती है, किसी को डिले होके आती है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अत्यधिक आ रही है तो भी तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि लड़कियां आती हैं, उनको बहुत दिन से आ रही है और मदर्स कहती हैं कि हमने सोचा हमारी भी ऐसे ही शुरू हुई थी, तब तक हमको भी 2-2, 3-3 महीने तक ब्लीडिंग रही थी। और तब देखा जाता है कि लड़की को बहुत ज़्यादा खून की कमी हो चुकी होती है, जो उसको मतलब उसको फिर खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है वगैरह। इसलिए उनको इस चीज़ का सावधानी रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, अगर उनको लेट आती है तो भी हमें जाके डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ हार्मोन्स की कमी हो या और कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उसको डिले हो गया है। ये तो हुई एक बात माहवारी स्टार्ट होने की। दूसरी चीज़ होती है जो मैंने कहा कि पिवटल एज में ज़्यादा माहवारी आना, उसमें भी डॉक्टर से बात करनी चाहिए। और दूसरा है कि अगर उनको किसी भी तरह उनको हाइजीन समझानी चाहिए कि मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान उनको कैसे अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। उनको नियमित तौर पे अपने कपड़े साफ़ रखने चाहिए, पैड्स चेंज करने चाहिए, और घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपनी माताओं को या टीचर्स को बताएं, वो उनको उस चीज़ का समाधान करेंगी और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डॉक्टर के पास लेके जाएंगी। मैडम, माहवारी शुरू होने से पहले बच्चियों को कैसे उनके माता पिता या अध्यापक हैं वो सेंसिटाइज कर सकते हैं, जिससे कि उनको माहवारी अचानक से शुरू हो तो वो घबराएं नहीं? हाँ, ये भी है। कई लड़कियां बहुत ज़्यादा डर जाती हैं क्योंकि वो पहले प्रॉपर्ली काउंसल्ड नहीं होती हैं। तो ये माताओं का और टीचर्स भी कभी ऐसे एक क्लास ले सकती हैं लड़कियों के, जिसमें वो उनको इंट्रोड्यूस करें कि ये चीज़ आना नॉर्मल है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किससे इस बारे में बात करनी चाहिए, और माताओं को भी इस चीज़ के लिए बच्चियों को सेंसिटाइज करना चाहिए। यानी माहवारी शुरू होने की उम्र हो तो उनको माहवारी शुरू होने से पहले भी पैड लगा के रखने चाहिए? नहीं, ऐसा जरूरत नहीं होती है। आप अगर आप स्कूल में शुरू हुआ है तो आप टीचर से जो जरूर से एक हेल्थ सेक्शन होता है, क्लिनिक सेक्शन होता है आपके स्कूल में, वो सारा इंतजाम रखते हैं। आपको केवल टीचर को बताने की जरूरत है। और घर पे भी आप ऐसे कब से कर सकते हैं, क्योंकि किसी के एज का पता नहीं होता है। किसी को 9 में हो गया, वो हम अर्ली मानते हैं, लेकिन आमतौर पर 10 साल से लेके 14 साल तक नॉर्मल होता है। तो इसका ऐसे प्रिकॉशन डेली कोई नहीं रख सकता है, लेकिन होते ही तुरंत आप बता सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं होती है, डरने की जरूरत नहीं होती है। समाज में हम देखते हैं मैडम कि किशोर अवस्था के बाद अधिकांश युवतियों का विवाह हो जाता है, और उस समय वो प्रेगनेंसी प्लान करें तो उनको क्या ध्यान रखने की बातें होगी?
अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो प्रेगनेंसी में लॉन्च करेंगी, अगर वो पहले से ही अपनी चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे, जैसे अगर उनको एनीमिया है, खून की कमी है, या किसी के माता पिता को ब्लड शुगर मतलब डायबिटिक हैं और बच्चियों को भी होती है जन्म से डायबिटीज़, तो उनकी शुगर कंट्रोल में होनी चाहिए वो प्रेग्नेंट हो से पहले। दूसरी चीज़ है कि आपको मैरिज की एज का पता होना चाहिए। ये माताओं और पेरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि 18 साल जो लीगल एज अपने कंट्री में है वो 18 है, और अभी रिवाइज 21 के अंदर पार्लियामेंट के अंदर इसका वो हुआ था, बिल पेश हुआ था, अभी तक एक्ट नहीं बना है कि उसको रेज करने के लिए 21 साल की। लेकिन ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इससे कम उम्र में लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो वो उनके जीवन के लिए हानिकारक, घातक होता है रादर, क्योंकि एक तो उनमें सब तरह के कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ना, उनको यूट्रस रप्चर हो जाना, उनको ऑपरेटिव डिलीवरीज ज़्यादा होती हैं, उनमें खून की कमी होती है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि उनको अगर वो टाइम से शादी हुई है, सब कुछ है, तो प्रेगनेंसी से पहले वो ये प्लान कर ले कि उनका खून की कमी नहीं है किसी प्रकार की, ब्लड प्रेशर का है तो वो कंट्रोल में हो, अगर किसी को शुगर है तो वो कंट्रोल में होनी चाहिए प्रेग्नेंट होने से पहले। बहुत अच्छी जानकारी दी मैडम आपने। और प्रेगनेंसी एक बार हो जाए तो उनको कब और कितनी बार डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए? हाँ, ये कई बार आमतौर पे देखा गया है कि वो सोचती हैं कि हमारे सास ने कहा था, हमने तो खुद ने नहीं दिखाया 3-3 महीने तक, अभी क्या जल्दी है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जैसे ही आप प्रेगनेंसी होती है, डिटेक्ट होती है, आपको शक होता है कि मेरे दिन चढ़ गए हैं, आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। एक बार आपका कन्फर्मेशन हो जाता है, उसके बाद में आमतौर पे देखा गया था एटलीस्ट 4 चेकअप्स पूरे प्रेगनेंसी में उनका होना एकदम मिनिमल रिक्वायरमेंट है। उससे ज़्यादा है वैसे कायदे से जो हम बताते हैं तो वो है कि 32 हफ्ते तक हर महीने एक चेकअप होना चाहिए, और उसके बाद में 15-15 दिन से और आखिरी महीने के अंदर हर हफ्ते चेकअप किया जाता है। और इसी के अंदर नियमित तौर पे सोनोग्राफीज़ होती हैं। जो मस्ट सोनोग्राफी हैं वो 4 हैं। वो ये एक तो शुरुआत में बच्चे की धड़कन देखने के लिए, उसके बाद होता है कि 3 महीने कंप्लीट होने पे कि बच्चे के अंदर कोई खराबी तो नहीं है, तो उसके लिए की जाती है। फिर 5वां महीना कंप्लीट होती है एक सोनोग्राफी, और एक लास्ट के उसके अंदर होती है। ये मिनिमल टाइप है जब सोनोग्राफी होती है। तो इससे घबराएं नहीं कि बार बार सोनोग्राफी कराएंगे हमारे पैसे लगेंगे, लेकिन ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चे में कोई खराबी है तो टाइम से उसका निवारण कर सकते हैं या उसको गिरा सकते हैं। बच्चे में कई बार जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो टाइमली डिटेक्ट हो जाती हैं, तो उसका उसी टाइम समाधान हो जाता है, बनस्पत की वो पूरे महीने जाके पता चले कि बच्चे का सिर नहीं बना है। कई बार होता है बच्चे का सिर नहीं बना है और बाद में इतना लेट आते हैं कि कुछ नहीं किया जा सकता उसका। उसके अलावा एंटीनेटल चेकअप्स में हम खून की जांच करते हैं, शुगर की जांच करते हैं, ताकि डायबिटीज़ है तो टाइम से कंट्रोल हो। ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसका समाधान, उसका साथ के साथ ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। और सबसे कॉमन जो अपने कंट्री में है वो एनीमिया, मतलब खून की कमी होना। तो अगर टाइमली वो चेकअप कराएंगी तो उनको फ्री मेडिसिन मिलती हैं, उनको फ्री आयरन मिलता है, जिससे कि वो एनीमिया में नहीं जाती है। क्योंकि एनीमिया बच्चे को भी हो जाएगा, अगर मदर एनीमिक है तो बच्चे में भी कॉम्प्लिकेशन होंगे। बहुत अच्छा मैडम। अब आप ये बताएं कि उनको डिलीवरी किस जगह कराना चाहिए और क्यों ज़रूरी है ऐसा? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज ये सरकार भी प्रमोट करती है, और इसके लिए 2005 से एक योजना शुरू करी थी, जननी सुरक्षा योजना, दैट इज़ JSY। वो इसीलिए थी कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट किया जाए, ताकि क्योंकि इसके क्या होता है, होम डिलीवरीज होती थी, उसमें प्रॉपर उनको साधन नहीं मिलते थे। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से मतलब है किसी अस्पताल में जहाँ पूरे अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छा नर्सिंग स्टाफ है, पूरा बैकअप फैसिलिटी होती है, सारे तरीके से उनकी जान को कम से कम खतरा होता है, जिससे कि क्योंकि मृत्यु की जो कारण होते हैं वो भी मोस्ट कॉमन तो ऑब्स्टेटिकली होते हैं, जैसे कि डिलीवरी के जो कॉजेज़ होते हैं वो सबसे कॉमन होते हैं। इनकी जो मात्र मृत्यु दर है इसको कम करने के लिए ये सब किया गया है। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी बात बताई आपने। हमारे देश में कई महिलाओं की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो इस ऐसे मृत्यु हो जाने के क्या कारण हैं और इनको कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? तो इनके मोस्ट जो कॉमन कारण 4 होते हैं। एक तो होता है एनीमिया, सबसे पहला एनीमिया है, जिसके कारण और भी कई कॉम्प्लिकेशन होते हैं। दूसरा होता है
बहना, स्राव जिसको बोलते हैं, जैसे पीपीएच, मतलब डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होना जो कंट्रोल नहीं हो पाती है। तो अगर पहले से खून की कमी होगी तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, और उसके कारण फिर वो एनीमिया से होती है। तो वो सेकंड मोस्ट कॉमन है, जो प्रिवेंटेबल कॉज है, जिसको हम रोक सकते हैं अगर प्रॉपरली इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है, प्रॉपर चेकअप्स हुए हैं, एनीमिक नहीं हुई है। दूसरी बात, एनीमिया जो तान की बीमारी हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, जिसको एक्लेम्सिया बोलते हैं, वो भी अगर टाइमली चेकअप होता है तो वो कंट्रोल में रहता है ब्लड प्रेशर, तो तान की बीमारी के इंसिडेंस कम होते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कारण होता है कि इसके अंदर मृत्यु होने का मदर का। और उसके बाद होता है इन्फेक्शंस, तो अगर इंस्टीट्यूशन में होगा तो इन्फेक्शन का खतरा भी कम रहेगा। और उसके कारण जो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज है वो टाइमली, अगर किसी का रास्ता छोटा है, डिलीवरी नहीं हो पा रही है, और घर पे पहले देखा जाता था, अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले देखा जाता था कि घर पे ट्राई करे जा रहे हैं, बच्चेदानी फट जाती थी, उसके वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता था। तो वो सब इंस्टीट्यूशन डिलीवरीज के कारण कम हो गया है। अब राजस्थान में भी करीब 100 करीब आ गया है इन पर 1 लाख डिलीवरीज, जो कि हमारा एम है कि हम कम से कम 70 ले आएँ बाय 2030, 70 मैटरनल डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। बहुत बढ़िया मैडम। एक किशोरावस्था के बाद की जो आयु होती है महिलाओं की 25 से 45 साल की, उसमें महिलाएं परिवार और समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनको स्वस्थ रहना भी आवश्यक होता है, तो उनको स्वस्थ रहने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और डॉक्टर से कब सलाह लेनी चाहिए, विशेष रूप से मेनोपॉज की एज जो आती है उस संबंध में? और ये क्या है, एक्चुअली आपने जो बताया 25 से जो इस वाली एज की, वो उस टाइम मोस्ट बिजी होती हैं अपने घर के अंदर, उनके बच्चे भी छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके वो वाला पीरियड होता है जब वो बहुत बिजी हैं, तो वो उनकी टेंडेंसी होती है कि अपने हेल्थ को इग्नोर करना, तो वो ऐसा ना करें। अब ऐसे चीज़ों के अंदर उनको ध्यान रखना चाहिए कि रेगुलर चेकअप, जैसे हर 3 साल के अंदर हम पेप्समियर होता है, वो कैंसर के लिए प्री स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाएं, वो बिना एनेस्थीसिया सब कुछ होता है, बस एक स्मीयर लिया जाता है, और वो एक इंडिकेशन है कि कहीं आगे जाके सर्विक्स का कैंसर ना बन जाए। दूसरी चीज़ होती है, अगर उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, हर मासिक के टाइम उनको बहुत दिन तक ब्लीडिंग होती रहती है या जल्दी आता है, तो वो हो सकता है कोई बिनाइन कॉज, मतलब कि नॉन कैंसरस कॉज भी हो सकता है, जैसे कोई फाइब्रॉइड यूट्रस हो, कोई गांठ हो, ओवरी में गांठ हो, या किसी तरह का भी गांठ हो, तो वो भी पता चल जाती है, या कैंसर की गांठ है तो भी। इसलिए डॉक्टर के पास जरूर जाएं, सलाह लें, या फिर उससे वो एनीमिया हो जाता है, और एनीमिया जो खून की कमी है उसके कारण फिर वो उनको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और वो इस तरीके से ग्रसित होती रहती हैं। तो वो टाइमली जाके अपना चेकअप कराएं, और अगर कुछ है तो उसका ऑपरेट करना भी ज़रूरी होता है उस पीरियड के अंदर, रिप्रोडक्टिव एज के अंदर। और मेनोपॉज का जो है हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो एवरेज एज मानी जाती है वो 45 to 52 है। तो उस दौरान जब इनको पीरियड्स थोड़े से अनियमित हो जाते हैं और वो मान के चलती हैं, या अड़ोस पड़ोस वाले या कोई भी बोलेगा अरे ये तो जाने वाली है, ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, होती रहती है, मत जाओ। लेकिन इस टाइम बहुत सावधान रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बीमारियां इसी एज ग्रुप में होती हैं, और अगर वो नहीं उस टाइम पे पकड़ी जाए तो वो बाद में इनक्योरेबल हो जाती हैं। इसलिए अगर किसी को ज़्यादा ब्लीडिंग है, वाइट डिस्चार्ज है, या पेट में कोई गांठ जैसा उसको महसूस हो रहा है, उसको तुरंत जाके डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, और छोटे से टेस्ट से उसे पता चल जाएगा कुछ है, अगर निकलती है तो उसको इलाज कराना ज़रूरी है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। मैडम ने अभी सर्विक्स कैंसर की बात की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और हम उनसे जानेंगे कि सर्विक्स कैंसर होता है उसके बचाव के लिए जो टीके लगते हैं वो किस समय लगाना जरूरी है? हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आजकल हम इसको प्रमोट भी कर रहे हैं पब्लिक माध्यम से और पब्लिक अवेयरनेस माध्यम से, कि जो वैक्सीन्स हैं वो लड़कियों को 9 इयर्स ऑफ एज से लेके और उनको लगती है। तो इसके लिए जब 9 साल से लगेगी तो उसके अंदर आपको 2 ही वैक्सीन लगानी पड़ती है, अगर 15 साल से लगाएंगे तो 3 वैक्सीन लगती है, 0, 1 और 5 पे। और ये वैक्सीन्स जो हैं ये लगनी चाहिए, ये 40 साल की उम्र तक लग सकती हैं, पर जितना जल्दी लगाएंगे उतना ही वो ज़्यादा प्रभाव, क्योंकि ये HPV वैक्सीन होती है, जो HPV वायरस जो मैक्सिमम कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर सर्विक्स है, वो इसका रोकथाम के लिए होती है, और ये लगाना ज़रूरी है। अब तो इंडियन उसमें भी अवेलेबल हो गई हैं, तो काफ़ी सस्ते दर पे भी मिल रही हैं, तो ये वैक्सीन लगाना
मतलब एडवाइजेबल है कि लगवानी चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी दी मैडम आपने। अब थोड़ा सा ये जानकारी दें आप कि महिलाओं में कौन कौन से कैंसर हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और उनके लिए आप क्या राय देना चाहेंगे? महिलाओं में जो कैंसर कॉमनली अपने हिंदुस्तान के अंदर है वो है एक तो ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर मतलब कि यूट्रस का कैंसर, ओवेरियन कैंसर, और उससे भी है कैंसर सर्विक्स। ये 4 कैंसर्स हैं जो महिलाओं में ज़्यादा पाए जाते हैं। अभी तो इंसिडेंस सीए ब्रेस्ट का काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन इन सब की रोकथाम के लिए या मतलब पहले जान जाए इसके लिए तो अलग अलग है। जैसे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही सीधा सा साधन होता है कि सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट। तो ये हर महिलाओं को पता होना चाहिए कि अपना जब भी स्नान की टाइम या कभी भी सेल्फ एग्जामिनेशन करा करें, जिसके लिए अलग अलग चार्ट्स भी बनाई गई हैं और सब इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस के अंदर चार्ट्स लगे हुए हैं हॉस्पिटल्स में वगैरह, कि खुद ही अपनी जांच कर सकती हैं और कांच के सामने खड़े होकर देख सकते हैं कि कोई उनको गांठ जैसी महसूस हो या स्किन एबनॉर्मल लगे या कोई डिस्चार्ज लगे उनको निपल से, या फिर उनको वहाँ पर कोई फील करने पर उनको गांठ जैसी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो उसके लिए सोनोग्राफी, मैमोग्राफी टेस्ट होते हैं, वो हो जाते हैं। दूसरा होता है कि सीए सर्विक्स के लिए, उसके लिए जो दूसरा वो मैंने बताया पैप्समेयर की जांच होती है, वो हर 3 महीने में होती है, और एक कोड टेस्टिंग होती है जिसमें हम एचपीवी टेस्टिंग भी करते हैं। तो इन दोनों के लिए भी रिकमेंडेशन जो इंडियन गाइडलाइंस भी कहती है कि एक 25 साल की उम्र के बाद में हर 3 साल में एक पैप्समेयर होना चाहिए, और पैप्समेयर 40 साल तक तो कम से कम रेगुलर होना चाहिए। उसके बाद में आप नेगेटिव रहता है तो आप थोड़ा सेफ हैं, और अगर को टेस्टिंग अगर कराइए वो नेगेटिव है तो आप 5 साल पे भी स्क्रीनिंग करा सकते हो। यूट्राइन कैंसर के लिए सोनोग्राफी होती है, वैसे ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अनियमितता दिखे अपनी ब्लीडिंग के अंदर या इस टाइप से, तो उसके अंदर तुरंत उनको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। उसमें सोनोग्राफी में इस चीज़ का आ जाता है, और जहाँ पे भी हमें शक होता है तो हम एक हिस्ट्रोस्कोपी होती है दूरबीन से, उससे भी हम सैंपल लेके और उससे भी टेस्ट किया जा सकता है जी। ये कॉमन कैंसर्स हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए कि महात्मा गांधी चिकित्सालय में किस किस तरह की सुविधाएं महिलाओं के लिए आपके यहाँ दी जा रही हैं? महात्मा गांधी में देखिए, एक तो कैंसर से अगर हम मानेंगे तो हम पैप्समेयर के भी रेगुलर वहाँ कैंप्स करते हैं जहाँ पे फ्री पैप्समेयर हो जाता है। ये हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजी और गायनी डिपार्टमेंट मिलके करते हैं, तो उसके अंदर हमारे फ्री पैप्समेयर के कैंप्स होते हैं। कई बार आती हैं कई ग्रुप्स के अंदर टीचर्स और ये भी आते हैं, उनका भी हम पैप्समेयर करते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं। उसके अलावा हमने बात करी मातृ मृत्यु दर की, तो उसको भी देखते हुए टू प्रमोट कि इंस्टीट्यूशन में जाके कराएं, तो हम ये JSY स्कीम भी हम करते हैं, जिसके अंदर 1000 रुपये तो दिया जाता है अर्बन लेडीज़ को और 1400 दिए जाते हैं रूरल लेडीज़ को, जो कि गवर्नमेंट की स्कीम है, उसको भी अडॉप्ट किया हुआ है। फ्री डिलीवरीज हैं, किसी तरह की कोई चार्जेस नहीं होते। डिलीवरी सिजेरियन बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री है, उनके बेड चार्जेस नहीं होते हैं, और उनको टाइमली उनका पता चलता है तो हम उनको उस तरीके से भी हेल्प करते हैं, जैसे मेडिसिन भी फ्री दे देते हैं, और डिलीवरीज कम्प्लीटली फ्री होती हैं। सब तरह की गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री योजना भी जो चल रही है, तो हमारे यहाँ पे एंटीनेटल चेकअप्स भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो अब आसपास के लोगों को भी हम अवेयर करते हैं पैम्फलेट्स द्वारा और इसके द्वारा कि आप आके डिलीवरी हॉस्पिटल में कराएं, अपनी एंटीनेटल बुकिंग्स कंफर्म करें, ताकि आपका टाइमली पता चल जाए आपकी खून की। अब इमरजेंसी के टाइम आएंगे और आपके 4 या 5 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा तो आपको सब तरह के कॉम्प्लिकेशन होने की चांसेस है। तो एंटीनेटल चेकअप्स टाइमली आके कराएं, और वो पूरे टाइम रन करता है, और उसके बाद में डिलीवरी और ये सब चीज़ें फ्री होती हैं वहाँ पर। बहुत अच्छी जानकारी दी है मैडम आपने। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम कोई और विशेषज्ञ को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।